आद्रिका और आंचल के जन्मदिन की पार्टी खत्म हो चुकी थी। आद्रिका जयश्री के रूम में थी। उन दोनों ने ही अभी तक कपड़े नहीं बदले थे। आद्रिका के चेहरे पर गुस्से भरे भाव थे। उसने कहा, माँ, मुझे किसी से भी कोई शादी वादी नहीं करनी। तभी वहाँ एक रौबदार आवाज़ आई, रानी हैं आप यहाँ की, रियासत को संभालने के लिए आपको शादी करनी ही पड़ेगी आद्रिका। आद्रिका ने पीछे मुड़कर देखा तो देवराज को पाया। आद्रिका उसे देख चिढ़ गई। उसने चिढ़ते हुए कहा, आप कौन होते हैं ये बोलने वाले कि मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं? आद्रिका के बदले हुए लहजे को देख देवराज हैरान रह गया। उसने सख्ती से कहा, आद्रिका, ये क्या तरीका है भला बड़ों से बात करने का? श्री, आप भी कुछ नहीं कह रही। जयश्री जैसे ही कुछ कहने लगी, आद्रिका बोल पड़ी, आप जैसे मर्दों से ऐसे ही बात करनी चाहिए। फिर अपनी माँ की तरफ रुख करके, माँ, मैं ना तो मुझे यहाँ की रानी बनने में कोई दिलचस्पी है और ना ही किसी से शादी करने में। मैं अर्नब से प्यार करती हूँ। उसकी यह बात सुनकर जयश्री हैरान रह गई और देवराज भी। आद्रिका वहाँ से चली गई। देवराज ने जयश्री से कहा, कौन है अर्नब? जयश्री ने कहा, वो असल में शिमला में कुछ दिन घूमने के लिए आया था अपने दोस्तों के साथ। हमारे पड़ोस में रह रहा है। देवराज ने कहा, आद्रिका को कहो कि भूल जाए वो उसे। जयश्री ने तंज कसते हुए कहा, खुद तो शादी के बाद ही रंगरलियां मना रहे हैं और अब अगर बेटी किसी से प्यार करती है तो उसे मना कर रहे हैं। देवराज ने खींचकर कहा, गैंगस्टर है वो और मैं अपनी बेटी किसी गैंगस्टर को नहीं सौंप सकता। देवराज की बात सुन जयश्री हैरान रह गई, क्योंकि वो ये बात नहीं जानती थी कि अर्नब एक गैंगस्टर है। देवराज वहाँ से चला गया। आद्रिका का कमरा। आद्रिका बालकनी में खड़ी अर्नब को फ़ोन लगा रही थी। तभी अर्नब ने फ़ोन उठा लिया। अर्नब ने बहुत ही प्यार से कहा, हेलो आरू। आद्रिका उसकी आवाज़ सुनते ही रोने लग पड़ी। उसके रोने की आवाज़ सुन अर्नब परेशान हो गया। उसने फिक्रमंद लहजे में कहा, आरू, आरू, क्या हुआ आरू? सब ठीक तो है ना? आद्रिका ने कहा, अनु, अनु, वो मेरी शादी करवाना चाहते हैं किसी और से। यह सुनते ही अर्नब बौखला गया। वो अपनी जगह से उठा और बोला, मैं आ रहा हूँ। आरू, जब तक मैं हूँ ना तब तक तुम्हारी शादी किसी और से नहीं होगी। तुम फिक्र ना करो, मैं आ रहा हूँ उदयपुर। इतना बोल उसने फ़ोन काट दिया। आद्रिका ने फिर अपने आंसू पोंछे और कपड़े बदलने चली गई। वहीं दूसरी तरफ स्टडी में देवराज के सामने अजय सिंह खड़ा था। अजय सिंह ने कहा, राजा साहब, वो लड़का मुंबई का गैंगस्टर है। वो शिमला अपनी किसी डील के लिए गया था और वहाँ उनकी मुलाकात रानी साहब से हुई। राजा साहब, सूत्रों से पता चला है कि काफ़ी क्रूर इंसान है अर्नब सिंह शेखावत। देवराज ने कहा, एक ही बात सही है कि वो भी एक राजपूत है, लेकिन हम सिर्फ इस बेस पर अपनी बेटी उसे नहीं सौंप सकते। अजय सिंह, आप लोग मंगनी की तैयारियां शुरू करिए। अजय सिंह वहाँ से चला गया। देवराज किसी सोच में डूब गया। वहीं जयश्री आद्रिका के कमरे में गई और तभी आद्रिका बाथरूम से निकल कर आई थी। जयश्री को देख उसने मुंह फेर लिया। जयश्री ने आगे बढ़कर उसे बेड पर बिठाया और कहा, कब से चल रहा है ये सब? आद्रिका ने कहा, जब वो आया। जयश्री ने कहा, तुम उसकी असलियत जानती हो? आद्रिका ने असमंजस में कहा, कौन सी असलियत? जयश्री ने कहा, यही कि वो एक गैंगस्टर है। यह सुनकर आद्रिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बात से अनजान थी। उसने नाम में सिर हिलाते हुए कहा, आप झूठ बोल रही हो ना माँ? आप झूठ बोल रहे हो। जयश्री ने कहा, ना मेरी बच्ची, वो सच में एक गैंगस्टर है। क्या उसने अब तक तुम्हें अपनी सच्चाई बताई? उसने बताया कि वो क्या काम करता है। आद्रिका ने नाम में सिर हिला दिया। उसे अब रोना आ रहा था। जयश्री ने कहा, आदि न जाने वो कितनी ही लड़कियों का दिल तोड़ चुका होगा। आद्रिका ने नाम में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं माँ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। हमारे बीच सब हो गया है। यह सुनने के बाद हैरान होने की बात जयश्री की थी। वो अपनी जगह से उठी और बोली, सब कुछ हो गया मतलब? क्या तुम दोनों एक साथ एक ही बिस्तर पर? आद्रिका ने हाँ में सिर हिला दिया। यह देख जयश्री ने सीधा थप्पड़ मार दिया आद्रिका को। आद्रिका सीधा बेड पर मुंह के बल गिरी। उसका हाथ उसके गाल पर था जिस पर आद्रिका को थप्पड़ पड़ा था। जयश्री ने उसकी बाजू को पकड़ते हुए कहा, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? आद्रिका ने दबी जबान में कहा, आपको शर्म नहीं आई किसी गैर मर्द की बाहों में? उसकी हाजिर जवाबी देख
जयश्री ने एक और थप्पड़ जड़ दिया। जयश्री ने गुस्से से तिलमिलाए हुए कहा, वो पति हैं मेरे। यह सुनकर आद्रिका हैरानी से जयश्री को देखने लगी। जयश्री को फिर होश आया। उसने क्या कहा? उसने फिर नर्म भाव से कहा, देख आदि, अभी मेरी छोड़ और अपनी देख। तेरे आगे तेरी पूरी जिंदगी पड़ी है। अर्नब एक गैंगस्टर है। न जाने कितनी लड़कियों के साथ सोया होगा वो, और कितनों को झूठे वादे किए होंगे। वो इंसान जिसने तेरी मंगनी तय की है, वो तेरा बाप है। और बाप से बढ़कर कोई भी अपनी बेटी के बारे में भला नहीं सोच सकता। अर्नब को एक भरा ख्वाब समझकर भूल जा। जयश्री फिर वहाँ से चली गई। आद्रिका को अभी भी जयश्री की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपना फ़ोन लिया और अर्नब को फ़ोन लगाया, लेकिन अर्नब का फ़ोन बंद आ रहा था, जिसे देख आद्रिका की आंखों में आंसू आ गए। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वो किस पर विश्वास करे। आद्रिका ने मन ही मन कहा, कहीं सच में तो अर्नब ने मुझे यूज़ एंड थ्रो तो नहीं किया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन फिर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अर्नब पर भरोसा करे या ना करे। वो बेड पर लेट गई और एकटक सीलिंग को घूरने लगी। वहीं दूसरी तरफ जयश्री अपने कमरे में बहुत ही परेशान बैठी थी। तभी उसके फ़ोन पर किसी का मैसेज आया। मैसेज पढ़कर जयश्री की आंखें बड़ी हो गईं। उसने अपने पर्स में फ़ोन डाला और बाहर निकल गई। बाहर निकलकर वो सीधा पार्किंग में गई। ड्राइवर उसे देख बोला, महारानी जी, आप यहाँ, वो भी इस वक्त? कहीं जाना है क्या? जयश्री ने एक पल सोचा और फिर कहा, नहीं, मतलब हाँ, मुझे जाना है, लेकिन मैं अकेली ही चली जाऊंगी। इतना बोल वो वहाँ खड़ी एक गाड़ी में बैठ गई। चाबी लगी हुई थी तो जयश्री गाड़ी लेकर चली गई। एक पल के लिए ड्राइवर को कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि जयश्री ने सब बहुत स्पीड में किया था। लेकिन जब ड्राइवर को कुछ समझ आया तो वो भागकर अंदर पैलेस में गया। अंदर जाते वक्त वो अजय से टकरा गया। अजय ने कहा, क्या हुआ रघु, कौन सी मैराथन जीतनी है तुम्हें? रघु ने कहा, साहब वो महारानी जी अकेली कहीं चली गई हैं गाड़ी में। यह सुनकर अजय की आंखें बड़ी हो गईं। वो बोला, कौन सी? रघु ने कहा, बड़ी महारानी जी। यह सुनकर अजय उल्टे पैर वापस देवराज के पास स्टडी में चला गया। देवराज उसके चेहरे के भाव को देख बोला, क्या हुआ अजय, चेहरे पर 12 क्यों बजाए हैं? अजय ने कहा, महाराज, वो बड़ी महारानी जी कहीं अकेली चली गई हैं। यह सुनते ही देवराज चौंक गया। उसने फिर गुस्से से कहा, तुम क्या कर रहे थे? अजय ने सिर झुका लिया। देवराज ने फिर कहा, सभी आदमियों को काम पर लगाओ और ध्यान रखना यह खबर काव्या के कानों तक ना पहुँचे। अजय सिर हिलाकर चला गया। देवराज चिंतित होकर इधर उधर चलने लगा। वहीं दूसरी तरफ जयश्री बहुत ही तेज गति से गाड़ी चला रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो कुछ ही देर में उदयपुर के बाहरी इलाके में आ पहुंची थी। उसने एक तरफ अपनी गाड़ी लगाई और गाड़ी से निकलकर एक दिशा में आगे बढ़ गई। थोड़ी देर बाद वो एक हवेली के सामने खड़ी थी। हवेली के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, सुमित्रा भवन। जयश्री को देख वॉचमैन ने गेट खोल दिया। जयश्री अंदर चली गई। अंदर केयर टेकर ने जैसे ही उसे देख अपना सिर झुका लिया। जयश्री बिना कुछ कहे हवेली के अंदर सीढ़ियों के नीचे बने कमरे में चली गई। उसने वहां जाकर एक स्विच दबाया तो नीचे बेसमेंट में जाने का रास्ता खुल गया। जयश्री एक गहरी सांस लेकर बेसमेंट में गई। बेसमेंट में जाते ही उसे सामने एक बूढ़ी औरत और एक जयश्री की ही उम्र का आदमी बंधे हुए बहुत ही खराब अवस्था में मिले। दोनों बेहोशी में थे। उन्हें ऐसे देख जयश्री की आंखों से आंसू बह गए। वो जैसे ही उनकी तरफ बढ़ने लगी, किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। यह महसूस करते ही जयश्री रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो काव्या थी। काव्या को देख जयश्री का मन नफरत से भर गया। काव्या ने कहा, कैसी लगी इनकी यह हालत? जयश्री के चेहरे पर अब बेबसी छा गई। उसने कहा, प्लीज इन्हें छोड़ दो। काव्या ने गुस्से से कहा, इन्हें छोड़ दूं? ठीक है, फिर तुम छुड़वा दो अपनी बेटी से रानी की गद्दी। जयश्री ने कहा, देखो, तुम भी जानती हो कि मैंने देवराज से कहा था, लेकिन वो नहीं माने तो? काव्या ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, या तो अपनी माँ, भाई और उस गांव को बचा लो, या फिर अपनी बेटी के लिए रानी की गद्दी को। अब जब तुम्हारी बेटी उदयपुर की रानी बनी चुकी है तो अब भुगतो। इतना बोल उसने वहाँ साइड पर टेबल पर पड़ा लैपटॉप ऑन कर दिया। उस पर किसी जगह की फुटेज दिखने लगी लाइव।
एक घर को आग लगी हुई थी। ये देख जयश्री चिल्ला पड़ी। नहीं। फिर काव्या ने कहा, चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं जयश्री, लेकिन तुम्हारे पास एक रास्ता है। यह सुनकर जयश्री उसे बहुत ही उम्मीदों के साथ देखने लगी। काव्या ने कहा, तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे तुम्हारी बेटी की जगह मेरी बेटी की मंगनी हो जाए परसों और बेटी रानी बन जाए। तुम्हारे पास सिर्फ तब तक का वक्त है। कहो मंजूर है ये डील, या फिर लगा दूं आग पूरे गांव को भी, और तुम्हारी माँ और भाई को। जयश्री ने कहा, ठीक है, मंजूर है मुझे। काव्या के चेहरे पर यह सुनकर एक कुटिल मुस्कान आ गई। जयश्री ने कहा, लेकिन अब आग तो बुझा दो। काव्या ने कहा, यह आग एक सुनसान इलाके के बंद घर में लगी है, जिसके आसपास कुछ भी नहीं है और ना ही घर में कोई रहता है। यह सुनकर जयश्री को राहत मिली। काव्या ने कहा, अब तुम जा सकती हो। यह सुनकर जयश्री अपनी माँ और भाई को देखने लगी तो काव्या उसे खींचते हुए वहाँ से ले गई। फिर जयश्री और काव्या वहाँ से पैलेस की तरफ निकल गए। अजय देवराज के सामने खड़ा था। अजय ने कहा, महाराज महारानी सुमित्रा भवन गई थीं। देवराज ने कहा, इतनी रात गए वहाँ? अजय ने कहा, हमने वॉचमैन से पूछा तो उसने कहा कि वो आधे घंटे बाद वहाँ से निकल गई थीं और कोई आया भी नहीं था। देवराज ने सिर हिला दिया और सोचने लगा कि जयश्री क्या करने गई होगी। तभी उसकी नज़र अजय के चेहरे पर गई, जिसके चेहरे पर हल्की परेशानी झलक रही थी। यह देख देवराज ने कहा, क्या हुआ अजय, तुम परेशान लग रहे हो? अजय ने कहा, महाराज मुझे सुमित्रा भवन में कुछ गड़बड़ लगती है। महारानी का वहाँ ऐसे इस वक्त जाना। देवराज ने कहा, हाँ मुझे भी गड़बड़ लग रही है अजय। सुमित्रा भवन बाबा साहब ने माँ साहब के लिए बनवाया था। वहाँ का वातावरण माँ साहब को काफ़ी पसंद था, और जब हमने श्री यानी कि आपकी महारानी से विवाह किया था तो सबसे पहले हम वहीं गए थे, क्योंकि पहले तो माँ साहब और बाबा साहब ने भी उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया था। लेकिन जब हम वापस महल आए तो कभी भी वहाँ नहीं गए, लेकिन श्री जाया करती थी कभी कभी। लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि अचानक वहाँ क्यों गई श्री। अजय ने कहा, सर मुझे वॉचमैन भी गड़बड़ लगता है। देवराज ने उसे घूरते हुए कहा, अगर लग रहा है तो देरी किस बात की, अपने मन की तसल्ली दो। अजय सिर हिलाकर चला गया। देवराज वहीं बैठ गया। उसने मन ही मन कहा, हो क्या रहा है। वहीं दूसरी तरफ जयश्री आते ही अपने कमरे में चली गई। उसने कमरे को लॉक कर लिया। वो इधर से उधर चलने लगी। उसके मन में काफ़ी उथल पुथल मची हुई थी। उसने मन ही मन कहा, हम माँ भाई और एक पूरे गांव को दांव पर लगाकर अपनी बेटी को रानी नहीं बना सकते। हम इतने निर्दयी तो नहीं। लेकिन अब हम ऐसा क्या करें कि आदि की जगह मंगनी आंचल की हो जाए। हे महादेव, कोई रास्ता दिखाइए। तभी उसे आद्रिका के साथ हुआ वार्तालाप याद आया। उसने खुद से कहा, अर्नब, आद्रिका और अर्नब के बीच सब हो चुका है। अगर हम अर्नब और आद्रिका को मिला दें तो ये मंगनी कैंसिल, और फिर आंचल ही बनेगी यहाँ की रानी। लेकिन नहीं नहीं, हम अपनी बेटी की शादी किसी गैंगस्टर से नहीं करवा सकते। क्या भरोसा कब वो मेरी बेटी को छोड़ दे। क्या करूं मैं? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगर वो आद्रिका की शादी अर्नब से करवाने की सोचती है तो उसे अर्नब के गैंगस्टर होने की बात खलने लगती है, और अगर वो ये ना करे, उसे मंगनी से रोकने का और कोई ठोस कदम नहीं मिलता उठाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जूलिया अपने कमरे में बैठी मुस्कुराए जा रही थी। तभी कमरे में काव्या आ गई। काव्या उसे ऐसे मुस्कुराते देख असमंजस में पड़ गई। उसने कहा, क्यों, ऐसे क्यों मुस्कुरा रही हो? यहाँ हम हार गए और तुम हो कि मुस्कुराए जा रही हो। जूलिया मुस्कुराते हुए बेड से उठी। उसने अपनी माँ के हाथ पकड़े और गोल गोल घूमने लगी। ये देख काव्या ने चीखते हुए कहा, रुक रुक, अरे चक्कर आ रहे हैं मुझे। रुक जा मेरी माँ, कौन सा दौड़ा पड़ रहा है तुझे। जूलिया रुक गई और फिर बेड पर बैठकर हंसने लगी। काव्या ने 1 मिनट अपने आप को संभालने में लगाया और फिर जूलिया से कहा, कौन सा दौड़ा पड़ गया तुझे? जूलिया ने कहा, खुशी का दौड़ा। काव्या उसे अजीब भाव से देखने लगी। काव्या ने कहा, किस बात की खुशी है तुम्हें? इस बात की खुशी कि हम उन माँ बेटी से हार गए? जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ अगर हार ऐसी होती है ना तो मुझे हर वक्त हारना है। अरे इस हार में तो मेरी ही जीत है। काव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जूलिया क्या कह रही है। उसने असमंजस में कहा,
तुझे हारना है और हार में जीत कैसी हुई? रानी की गद्दी तो आद्रिका ले गई। जूलिया ने कहा, रानी की गद्दी गई तेल लेने। ये सुनते ही काव्या की आंखें बड़ी हो गईं। अरे, इसी रानी की गद्दी के कारण तो उस बेचारी आद्रिका को किसी और से मंगनी करनी पड़ रही है, और अब अर्नब सिर्फ और सिर्फ मेरा। काव्या ने कहा, कौन अर्नब? जूलिया फिर उसे सब बताती है। सब कुछ सुनकर काव्या के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान आ जाती है। वो बोली, अब तो आद्रिका की शादी अर्नब से ही होगी, चाहे बाढ़ आए या सुनामी। यह सुनकर जूलिया चौंक गई। उसने कहा, माँ क्या कह रही हैं आप? अर्नब से मैं शादी करना चाहती हूँ। काव्या ने उसे फटकारते हुए कहा, चुप, अर्नब से मैं शादी करना चाहती हूँ। भूल जा अर्नब को और अपनी मंगनी के लिए तैयार रहे। और अगर तूने मेरे प्लान में कोई भी हस्तक्षेप किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं। भूलना मत, माँ हूँ तेरी। इतना बोल काव्या बिना जूलिया की बात सुने चली गई। जूलिया ने खुद से कहा, आद्रिका और अर्नब को तो मैं कभी अपने बुरे सपने में भी एक नहीं होने दूंगी। वहीं काव्या के दिमाग में कुछ चल रहा था, लेकिन क्या, वो तो सिर्फ खुद काव्या ही जानती थी। काव्या ने खुद से कहा, यह अर्नब सिंह शेखावत तो मेरे बहुत ही काम की चीज़ है। इसी की मदद से अब मैं रानी बनूंगी। इतना बोल वो अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सुबह 7 बजे आद्रिका का कमरा। आद्रिका अपने कमरे में बैठी बैठी बार बार अर्नब को फ़ोन लगा रही थी, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ था। यह देख आद्रिका की आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन कहा, क्या क्या अनु मुझे छोड़ रहा है? क्या वो मुझसे प्यार नहीं करता? क्या बस उसने मेरा इस्तेमाल किया है? क्या माँ सही कह रही हैं? क्या उसने मेरे साथ खेल खेला? आद्रिका अपने आप के अंदर कुछ टूटा हुआ महसूस कर रही थी। तभी उसके दिमाग में कुछ आया। उसने गूगल खोला और अर्नब सिंह शेखावत सर्च किया। कुछ ही देर में उसकी नज़रों के सामने अर्नब के द्वारा किए गए सभी कांड सामने आ गए। लोगों के मर्डर, ड्रग्स, गोल्ड और डायमंड की स्मगलिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इतने सारे जुर्म देख आद्रिका का दिमाग घूम गया। उसने अपना फ़ोन बंद करके रख दिया। तभी कमरे में एक मेड आई और कहा, रानी साहब, आपको महाराजा अपने कमरे में बुला रहे हैं। आद्रिका सिर हिला देती है। फिर वो मेड के साथ देवराज के कमरे में जाती है। वहाँ देवराज के साथ जयश्री भी मौजूद थी, लेकिन जयश्री के चेहरे पर थोड़ी सी परेशानी झलक रही थी, जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। देवराज ने आद्रिका को अपने पास बुलाया। आद्रिका उसके पास गई। देवराज ने फिर उसके सिर पर हाथ फेर कर कहा, अभी आई थी आप और अभी जा रही हैं। अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा, लेकिन आज तक जिन बाप के फ़र्ज़ों से दूर था, अब उनमें से आखिरी फ़र्ज़ निभाने का वक्त आ चुका है। लेकिन ये कभी मत सोचना मेरी राजकुमारी कि अब आप हमारे लिए पराई हो चुकी हैं। इस महल के दरवाजे हर वक्त आपके लिए आपको खुले मिलेंगे, और हम ये भी जानते हैं कि कभी ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी। आद्रिका कुछ नहीं कहती, बस मायूसी से सिर हिला देती है। तभी वहाँ काव्या और जूलिया भी आ जाती हैं। काव्या ने कहा, आपने हमें बुलाया राजा साहब? देवराज ने आराम से लेकिन थोड़ा सख्त होकर कहा, अब हम महाराज हैं ना कि राजा। यह सुन काव्या ने सक पकाकर कहा, माफ़ करिएगा महाराज। फिर देवराज ने आद्रिका के सिर पर हाथ फेर कर कहा, जी वो, असल में हम आज आद्रिका को कुछ उपहार देने लगे थे जिन पर उसका हक है, तो बस हम चाहते थे कि सबके सामने उन्हें दें। काव्या ने मुंह बना लिया और जूलिया बस मायूस आद्रिका को देख मंद मंद मुस्कुरा रही थी। वो जानती थी कि उसकी उदासी के पीछे की वजह। फिर देवराज ने अपनी अलमारी से कुछ बॉक्स निकाले। वो बक्से बेशकीमती हीरों और मोतियों से जड़े हुए थे। यह देख काव्या हैरान रह गई। उसके मन में लालच आ गया। देवराज ने वो बक्से जयश्री को पकड़ाए। जयश्री ने जब उन बक्सों को देखा तो उसके पीछे की जिम्मेदारी उसे याद आने लगी। उसे याद आने लगा वो पल जब उसे ही बक्से मिले थे सुमित्रा की तरफ से। जयश्री ने देवराज की तरफ देखा तो देवराज ने आद्रिका की तरफ इशारा किया। जयश्री ने एक गहरी सांस ली और पहला बक्सा खोला। उसमें बहुत ही खूबसूरत सोने के कंगन थे। उन पर तरह तरह के मोती जड़े हुए थे। उन कंगनों को देख जयश्री की आंखों में नमी आ गई। उसे वो पल याद आने लगा जब सुमित्रा ने उसे ये कंगन खुद अपने हाथों से पहनाए थे। जयश्री को महल में आए हुए सिर्फ 2 दिन हुए थे और सुमित्रा के साथ उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई थी। जयश्री सुमित्रा के कमरे में बैठी थी।
सुमित्रा ने वही कंगन निकाले। सुमित्रा ने उन कंगन को देखते हुए कहा, बहू रानी, जब मैं आई थी ना इस महल में, तब ये कंगन मुझे मेरी सास यानी यहाँ की पूर्व महारानी ने दिए थे। मेरी सास बहुत ही कड़क मिजाज की थी। उन्होंने मेरे कई इम्तिहान लिए, फिर जाकर मेरा विवाह आपके महाराज से कराया। लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी जिम्मेदारी तुम्हें सौंप दूँ, क्योंकि आखिरकार तुम अब यहाँ की रानी साहब हो। बहू रानी, यह सिर्फ कंगन नहीं है, बल्कि एक ऐसी निशानी है जो तुम्हें हमेशा याद दिलाएगी कि यह रियासत तुम्हारे हाथ में है। तुम या तो इसे संभाल सकती हो या तो बिगाड़। जयश्री ने मन ही मन खुद से कहा, माँ साहब, हम नहीं जानते कि हम सही कर रहे हैं या नहीं, लेकिन कुछ भी करने का कोई गलत इरादा नहीं है। हम नहीं जानते कि इसका अंजाम आगे क्या होगा, लेकिन फिर भी कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं आपका आशीर्वाद और विश्वास सदा हमारे साथ है। फिर उसने वो कंगन आद्रिका के हाथ में पहनाने शुरू किए। आद्रिका वह शांति से ये सब देख रही थी, लेकिन वहीं काव्या गुस्से भरी नज़रों से उसे देख रही थी। जयश्री ने कहा, आदि, ये कंगन मुझे माँ साहब यानी मेरी सास, यहाँ की पूर्व महारानी ने दिए थे। बेटा, इन कंगनों को कहीं गलती से भी सिर्फ कंगन मत समझ लेना, बल्कि ये वो हथकड़ी हैं जो तुम्हें हमेशा इस रियासत राज्य में रखेंगी। इन कंगनों की तरह ये रियासत भी तुम्हारे हाथ में है, या तो संभाल दो या तो बिगाड़ लो। जयश्री ने फिर दूसरा बक्सा खोला। उसमें एक बेशकीमती हीरों से जड़ा हुआ रानी हार था। जयश्री ने बक्सा बेड पर रखा और फिर वो रानी हार राधिका के गले में पहना दिया और कहा, बेटा, ये हार जैसे तुम्हारे गले में सजा हुआ है ना, वैसे ही तुम्हें इस रियासत को भी सजाना होगा। बेटा, ये हार यहाँ के लोगों के कारण ही बना है। मुझे माँ साहब ने बताया था कि इस हार में जितने भी हीरे और मोती जड़े हुए हैं, उतनी ही एक रानी की जिम्मेदारियाँ हैं। फिर जयश्री ने अगला बक्सा खोला, जिसमें पायल थी। जयश्री ने पायल का बक्सा आद्रिका को देते हुए कहा, पायल को पायल मत समझना आदि, इन्हें बेड़ियाँ समझना, जो कि तुम्हें यहाँ की परंपरा, यहाँ की संस्कृति से बांध कर रखेंगी। लेकिन हाँ, कभी भी इन बेड़ियों को नेगेटिविटी में मत लेना। फिर जयश्री बाकी के भी बक्से खोलती है। एक में कमरबंद था, दूसरे में झुमके और तीसरे में मांग टीका। फिर जयश्री आखिरी बक्सा खोलती है। उसे खोलने पर उसे उसमें एक नथ मिलती है। उस नथ को देख देवराज और जयश्री दोनों ही पुरानी यादों में खो जाते हैं। देवराज और जयश्री एक मंदिर में थे। जयश्री ने एक लाल साड़ी पहनी हुई थी, बालों का जूड़ा किया हुआ था। देवराज ने भी एक शेरवानी पहनी हुई थी। जयश्री बहुत ही सिंपल और सुंदर लग रही थी। दोनों ही पंडित जी का इंतजार कर रहे थे। तभी जयश्री की नज़र देवराज के चेहरे पर पड़ी। देवराज के चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। यह देख जयश्री बोली, देव, अगर आप यह नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। देवराज ने ऐसा हड़बड़ाहट में कहा, नहीं श्री, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, वो भी पूरे मन से। जयश्री ने कहा, फिर परेशान क्यों हैं? देवराज ने कहा, श्री, तुमने हमारे खानदान का एक भी जेवरात नहीं पहना। उसके बिना हमारे यहाँ शादी अधूरी मानी जाती है। यह सुनकर जयश्री भी परेशान हो गई। जयश्री ने कहा, देव, अब दोनों ही परेशान हो गए थे। तभी जयश्री ने कुछ सोचकर कहा, देव, आप हमेशा अपने पास अपनी दादी साहब की नथ रखते हैं, वो भी तो खानदानी जेवरात है। आप वही हमें दे दें, हम वही पहन लेंगे। इससे शादी अधूरी भी नहीं रहेगी। ये सुनकर देवराज ने कहा, अरे हाँ, मुझे पहले याद नहीं आया, मैं अभी लेकर आया। नथ गाड़ी में होती है तो वो गाड़ी में से नथ लेने चला जाता है। थोड़ी देर बाद गाड़ी में से नथ लाकर वो मंदिर में आता है और फिर वो नथ खुद जयश्री को पहनाता है। वो नथ जयश्री पर बहुत जच रही थी। उन पलों को याद कर दोनों जयश्री और देवराज की आंखें भर आईं। जयश्री ने वो नथ आद्रिका को देते हुए कहा, आदि, इस नथ को आप हमेशा संभाल कर रखिएगा, क्योंकि इससे हमारी और महाराज की एक गहरी याद जुड़ी हुई है। भाई, इतने सारे जेवरात देख कर तो काव्या जैसे पागल सी हो गई थी। अगर उसका बस चलता तो अब तक वो आदिका के सारे जेवरात छीन चुकी होती, लेकिन देवराज के वहाँ मौजूद होने से अपने आप को काबू में किया हुआ था। फिर देवराज आद्रिका से कहता है, हमें बहुत दुख है कि हम आपके साथ ज़्यादा समय भी नहीं बिता पाए और आप दूसरे घर की होने जा रही हैं। तभी जूलिया ने कहा, क्या बाबा साहब, इतना खुशी का मौका है,
इसे ऐसे गम में व्यर्थ नहीं करना चाहिए। इतना बोल जूलिया आद्रिका के गले लग जाती है। ये देख आद्रिका की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वहीं देवराज दोनों बेटियों में इतना प्यार देख खुश हो जाता है। काव्या के भी होंठ पर यह देख एक लंबी मुस्कान थी। वहीं जूलिया ने आद्रिका के कान में धीमी आवाज में कहा, खुशी का ही तो मौका है, आखिरकार अर्नब अब सिर्फ मेरा जो है। फिर वो उससे अलग हो जाती है उसका रिएक्शन देखने के लिए, लेकिन आतिका का चेहरा भावहीन होता है, जिसे देख जूलिया के अरमानों पर पानी फिर जाता है, क्योंकि वो उसे टूटा हुआ देखना चाहती थी। तभी वहाँ अजय आ गया और बोला, महाराज, एक ज़रूरी बात करनी थी। देवराज ये सुन सभी को वहाँ से भेज देता है। आद्रिका सीधा अपने कमरे में जाती है। जयश्री मंदिर और काव्या और जूलिया भी अपने अपने कमरे में जाती हैं। शाम 6 बजे देवराज हॉल में खड़ा बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। ये देख वहाँ बैठी काव्या ने कहा, क्या हुआ महाराज, कोई आ रहा है क्या? देवराज ने कहा, जी, आद्रिका के होने वाले ससुराल वाले आ रहे हैं। यह सुन वहाँ बैठी आद्रिका हैरान रह जाती है। जयश्री भी यह सुन परेशान हो जाती है। काव्या जयश्री को कुछ इशारों से कहती है तो जयश्री उसे पलके झपकाकर आश्वासन दे देती है। उन दोनों के इशारे वहाँ कोई था जो देख रहा था। तभी वहाँ एक गार्ड आया और बोला, महाराज, राजावत परिवार आया है। देवराज ने कहा, उन्हें लेकर आओ। कुछ देर बाद वहाँ एक बूढ़ा आदमी, लेकिन एक रौबदार पर्सनालिटी रखने वाला, और साथ में एक बूढ़ी औरत, लेकिन चेहरे पर नूर था। उन्हीं के पीछे एक बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी रखता नौजवान चला आ रहा था। उन्हें देख देवराज के चेहरे पर बहुत ही बड़ी मुस्कान थी। देवराज ने आगे बढ़कर बूढ़ी औरत और आदमी के पैर छू लिए। उन्होंने भी उसे आशीर्वाद दिया। उस नौजवान ने भी आगे बढ़कर देवराज, जयश्री और काव्या के पैर छू लिए। फिर वो सब वहाँ बैठ गए। देवराज ने फिर कहा, श्री, ये हैं, बूढ़े आदमी की तरफ इशारा करते हुए, आनंद राजावत, राजा साहब के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं ये हैं इनकी पत्नी, बूढ़ी औरत की तरफ इशारा करते हुए, साधना राजावत, और ये हैं, नौजवान की तरफ इशारा करते हुए, अंश राजावत, इनका पोता और राजावत इंडस्ट्रीज का मालिक। यही है लड़का। फिर देवराज आनंद से कहता है, बाबा, ये है, जयश्री की तरफ इशारा करते हुए, मेरी पत्नी, यहाँ की बड़ी महारानी साहब, जयश्री देवराज सिंह राठौर। ये हैं, काव्या की तरफ इशारा करते हुए, यहाँ की छोटी महारानी साहब, काव्या सिंह राठौर। ये है, जूलिया की तरफ इशारा करते हुए, हमारी छोटी बेटी आंचल सिंह राठौर। और ये है, आद्रिका की तरफ इशारा करते हुए, मेरी बड़ी बेटी, यहाँ की रानी साहब और आपकी होने वाली बहू, आद्रिका देवराज सिंह राठौर। जब साधना, आनंद और अंश जब आद्रिका को देखते हैं तो उसकी सादगी और खूबसूरती में ही खो जाते हैं। अंश को आद्रिका पहली नज़र में भा गई थी। आनंद ने कहा, देवराज, अब लग रहा है कि हमने कोई गलती नहीं की तुम्हारी बेटी को चुनकर। साधना ने कहा, जयश्री, तुम्हारी बेटी तो बिल्कुल एक चांद का टुकड़ा है, लेकिन दाग एक भी नहीं है। यह सुन जयश्री बस मुस्कुरा दी। देवराज ने अंश से कहा, अंश बेटे, अगर आपको आद्रिका से कोई सवाल करना हो तो यहीं कर लें। अंश ने नाम में सिर हिलाकर कहा, नहीं अंकल, कोई सवाल नहीं है। साधना ने फिर कहा, जयश्री और देवराज, तुम आद्रिका को लेकर बेफिक्र रहो, क्योंकि वो हमारे घर की बहू नहीं, बेटी बनकर आ रही है। फिर आद्रिका से, आद्रिका बेटा, अंश के माँ बाप की तो एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, तो तब से लेकर आज तक मैं और इसके दादा इसे पाल रहे हैं। बेटा, मैं तुम्हें एक बात का यकीन दिलाती हूँ कि अंश तुम्हें किसी भी बात पर निराश नहीं करेगा। आद्रिका बस सिर हिला देती है। उसे इस वक्त बहुत घुटन महसूस हो रही थी वहाँ। वो वहाँ से कहीं दूर भाग जाना चाहती थी, लेकिन वो वहाँ से उठ नहीं सकती थी। कुछ देर बाद राजावत परिवार फ्रेश होने के लिए चला गया। फिर रात को दोनों परिवारों ने मिलकर डिनर किया। अंश और आद्रिका के बीच इतनी बातचीत नहीं हुई, लेकिन अंश मन ही मन आद्रिका को पसंद कर चुका था, और वहीं आद्रिका ने अब तक ढंग से उसे देखा तक नहीं था। उसके दिल में तो सिर्फ एक ही शख्स था, अर्नब सिंह शेखावत, जो कि इस वक्त बहुत ही बुरे हालातों में फंसा हुआ था। पूरे महल में अगले दिन की मंगनी की तैयारी जोरों शोरों से हो रही थी। यह सब देखकर आद्रिका को घुटन सी महसूस हो रही थी।
और वहीं जयश्री ये सोच सोच कर परेशान थी कि वो ऐसा क्या करे जिससे जूलिया की मंगनी हो जाए। इधर जूलिया तो खुशी से नाच रही थी, लेकिन काव्या भी इस वक्त बहुत परेशान थी। काव्या का कमरा। काव्या अपने कमरे में बैठी फ़ोन को घूरे जा रही थी। तभी उसका फ़ोन बज पड़ा। उसने नंबर देखा और झट से कॉल उठा लिया। सामने वाला आदमी बोला, प्रणाम महारानी साहब। काव्या ने कड़क आवाज़ में कहा, प्रणाम, कुछ पता लगा? सामने वाले आदमी ने कहा, नहीं महारानी साहब, ना जाने ये छोरा कौन से बिल में छुपा बैठा है। ये खबर तो पक्की है कि वो उदयपुर पहुंच चुका है, लेकिन उदयपुर के किस कोने में है यही पता नहीं चल रहा। पूरे उदयपुर में आदमी फैले हुए हैं, लेकिन पता नहीं लग रहा। काव्या ने फिर कड़क आवाज़ में कहा, देख राजू, मुझे रात तक उस लड़के का ठिकाना चाहिए, वरना शायद तू अपने ठिकाने पर नहीं पहुंच पाएगा। इतना बोल उसने फ़ोन काट दिया। काव्या ने मन ही मन कहा, कहाँ है तू? अज्ञात स्थान। एक गोडाउन जैसी जगह थी। बहुत ही अंधेरा था। वहाँ चारों तरफ आदमी फैले हुए थे। तभी बाहर एक गाड़ी रुकी। गाड़ी की आवाज़ सुनते ही अंदर एक आदमी ने लाइट ऑन कर दी। तभी गोडाउन का शटर खुला और एक शख्स अंदर आ गया। उसके अंदर आते ही शटर बंद हो गया। वो शख्स कुछ बक्सों के पीछे गया तो कोई वहाँ बंधा हुआ था और बेहोशी की हालत में था। उस शख्स ने एक आदमी की वहाँ की लाइट ऑन करने का इशारा किया। लाइट ऑन होते ही उस शख्स का चेहरा देखा। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि देवराज था। देवराज का चेहरा भावहीन था। उसकी नज़रें सामने कुर्सी पर बैठे शख्स पर थीं। इसका चेहरा झुका हुआ था। देवराज ने एक आदमी को कुछ इशारा किया तो वो आदमी पानी लेकर आया और उसने वो पानी उस शख्स के मुंह पर फेंक दिया। यह महसूस करते ही वो शख्स हड़बड़ाकर होश में आया। उसने अपना सिर उठाया तो सामने अर्नब था। अपने सामने देवराज को देख अर्नब ने कहा, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्या चाहते हो मुझसे? देवराज ने एक हाथ से उसका मुंह पकड़ा और उसे घूरते हुए कहा, मेरी बेटी का पीछा छोड़ दे। यह सुनकर अर्नब हंस पड़ा। अर्नब ने कहा, ओह, तो तुम्हें लगता है कि अगर तुम मुझे यहाँ ऐसे बांध दोगे तो मैं आरू का पीछा छोड़ दूंगा? गलतफहमी है तुम्हारी मिस्टर देवराज सिंह राठौर। आरू सिर्फ और सिर्फ मेरी है। उसे तो मैं पाकर रहूँगा। अर्नब की बात सुन देवराज को बहुत गुस्सा आया। उसने सीधा थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ के पड़ने से अर्नब का चेहरा एक तरफ को लुढ़क गया। उसके गाल पर देवराज की उंगलियों के निशान पड़ गए। अर्नब ने फिर चेहरा उसकी तरफ करके कहा, चाहे थप्पड़ मारो या लात, लेकिन मैं ना तो अपने प्यार से मुकरूंगा और ना ही आद्रिका को पाने की जिद से। आद्रिका सिर्फ मेरी है। अब इसे तुम जिद समझो या जुनून, आई डोंट केयर। देवराज ये सुनकर टेढ़ी तरह से मुस्कुरा दिया और बोला, हमारी आद्रिका को तो तुम तब पाओगे जब तुम यहाँ से जा पाओगे। यह तुम्हारी मुंबई नहीं बल्कि हमारा उदयपुर है। यहाँ पर पट भी मेरा और चित भी मेरा। बिना मेरी मर्जी के यहाँ पत्ता तक नहीं हिलता। और तुम यहाँ से जाना चाहते हो? कभी भी नहीं। कल मेरी बच्ची की सगाई है और फिर एक हफ्ते बाद शादी। तब तक तुम यहाँ से कहीं नहीं जा पाओगे। अर्नब ने गंभीरता से कहा, अगर मैं कल मंगनी में पहुँच गया तो? उसका सवाल सुन देवराज हंस दिया और बोला, असंभव। लेकिन अगर ऐसा हो भी जाता है तो मैं खुद अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में सौंप दूंगा। लेकिन यह असंभव है। अर्नब ने कहा, वादा करिए कि अगर मैं कल मंगनी में पहुंच गया तो आप आदि का हाथ मेरे हाथ में दे देंगे, क्योंकि चाहे राजपूत मर जाएंगे लेकिन कभी अपने वादे से नहीं मुकरेंगे। उसकी बात सुन देवराज एक पल सोच में पड़ गया, लेकिन फिर घमंड से बोला, वादा? लेकिन तुम्हें भी एक वादा करना होगा। अगर कल तुम मंगनी में नहीं पहुंच पाए तो तुम मेरी आदि का पीछा छोड़ दोगे। आखिरकार राजपूत तो तुम भी हो। अर्नब ने सिर हिला दिया। देवराज फिर वहाँ से चला गया। उसने बाहर आकर अपने आदमी से कहा, इसे पानी का घूंट भी मत देना, और हाँ, यहाँ से एक आदमी भी हिलना नहीं चाहिए। आदमी ने सिर हिलाकर कहा, जी महाराज। देवराज वहाँ से चला गया। भाई अर्नब मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसने मन ही मन कहा, मैं क्या पागल दिखता हूँ इसे? एक राजघराने की लड़की से इश्क हुआ है तो खुद भी सावधानी बरतूंगा ही। इसे क्या लगा कि मैं बिना किसी बैकअप के आ गया यहाँ? नहीं, अर्नब सिंह शेखावत नाम है मेरा। ऐसे ही इतना बड़ा गैंगस्टर नहीं बना। मैं तो ये खुद चाहता था कि ससुर जी खुद मान जाएं। लो अब मान गए। इतना कहकर
उसके होंठों पर एक लंबी मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन कहा, आ रहा हूँ आरू। कभी सोचा नहीं था कि किसी के इश्क में मैं ऐसे पागल हो जाऊँगा, लेकिन तुमने कर दिया अपने इश्क में पागल मुझे। वहीं दूसरी तरफ महल में आद्रिका बहुत उदास अपने कमरे में बेड पर बैठी थी। वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसने ऊपर देखते हुए कहा, महादेव, आपकी इतनी भक्ति की इसलिए कि आप मेरा प्यार छीन लो? क्यों महादेव, क्यों? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरी ज़िंदगी के फैसले वो शख्स ले रहा है जिसे मैं पहली बार मिली हूँ। माँ के मुताबिक वो मेरा बाप है, लेकिन मैं नहीं मानती, क्योंकि बाप अपने फैसले अपने बच्चों पर नहीं थोपता। मान लिया कि अनु एक सही लड़का नहीं है, लेकिन मेरा प्यार गलत नहीं है। प्यार सोच कर नहीं होता, प्यार तो बस हो जाता है। अगर उसने मुझसे प्यार नहीं किया तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने तो किया है ना। मैं नहीं करना चाहती किसी और से भी शादी। मैं अनु से इश्क करती हूँ, मैं पागल हूँ उसके इश्क में। इतना बोल वो रोने लगती है। जब बिना आपकी मर्जी जाने कोई आपकी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण फैसला ले ले तो कैसा लगता है। यह एहसास आज आद्रिका को हो रहा था। जयश्री का कमरा। जयश्री अपने कमरे में बैठी सोच में डूबी हुई थी कि उसका दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। जयश्री ने दरवाज़ा खोला तो सामने काव्या थी। काव्या को देख जयश्री ने कहा, तुम यहाँ? काव्या ने आसपास नज़र घुमाते हुए कहा, अंदर चलो। जयश्री उसे अंदर ले आई। काव्या ने कहा, कुछ सोचा कल के लिए? जयश्री ने कहा, अभी सोच रही हूँ। काव्या ने कहा, लेकिन मैंने सोच लिया है। जयश्री ने कहा, क्या? काव्या फिर उसे अपना सारा प्लान बताती है। सब कुछ सुनकर जयश्री नाम में सिर हिलाते हुए बोली, नहीं, ये तो आदि के साथ धोखा होगा। काव्या ने कहा, अगर वो लड़का मिल गया तो कैसा धोखा, और वो इस वक्त उदयपुर में ही है। और क्या तुम्हारे पास कोई और प्लान है? जयश्री यह सुनकर सोच में पड़ गई। काव्या ने कहा, देखो जयश्री, जब देवराज को पता लगेगा कि आद्रिका यहाँ नहीं है तो उसे अपनी इज्जत बचाने के लिए आद्रिका की जगह आंचल को खड़ा करना पड़ जाएगा, और ऐसे मेरी बेटी यहाँ की रानी बन जाएगी, और तुम्हारी माँ, भाई और वो पूरा गांव भी बच जाएगा। उसके बाद तुम भी उसके पास चली जाना। जयश्री को सोचकर सिर हिला देती है। काव्या फिर मुस्कुराकर बोली, ठीक है, फिर करो प्लान को शुरू। जयश्री सिर हिला देती है और आद्रिका के कमरे में चली जाती है। जब वो कमरे में जाती है तो पाती है कि आद्रिका बालकनी में है। वो आद्रिका के पास जाकर उसका सिर सहला देती है। आद्रिका को जब किसी के स्पर्श का एहसास होता है तो वो मुड़कर देखती है। सामने जयश्री को देख वो बोली, क्या हुआ? जयश्री ने सीधा सवाल किया, ये मंगनी करना चाहती हो? आद्रिका ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, मेरा फैसला किसके लिए मायने रखता है? जयश्री को यह सुनकर बहुत ही बुरा लगा। जयश्री ने आद्रिका को बहुत ही लाड़ और प्यार से पाला था। उसे कभी भी एहसास नहीं होने दिया कि वो बिना बाप के जी रही है। लेकिन आज उसका ये जवाब सुनकर जयश्री को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल को फाड़ दिया हो। जयश्री ने कहा, तुम्हारा जो भी फैसला होगा वही होगा अंतिम फैसला। आद्रिका ने फिर कहा, मुझे यहाँ से शिमला वापस जाना है। जयश्री ने एक पल उसे देखा और फिर कहा, कल तैयार रहना यहाँ से जाने के लिए वापस, लेकिन शिमला नहीं, कश्मीर, क्योंकि ऐसे देव तुम्हें पकड़ लेंगे। आद्रिका की आंखों में जयश्री की बात सुन चमक आ जाती है। वो अपनी माँ के गले लगकर बोली, आई लव यू माँ। जयश्री ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, आई लव यू टू बेटा। कुछ देर बाद जयश्री वहाँ से चली जाती हैं और आद्रिका खुशी खुशी अपने बेड पर लेट जाती है। रात 11 बजे काव्या का कमरा। काव्या अपने कमरे में बैठी कुछ सोचकर मुस्कुराए जा रही थी। उसने मन ही मन कहा, आखिरकार कल मेरी सालों की मेहनत रंग लाने वाली है। कल उस देवराज की नहीं, बल्कि मेरी बेटी बनेगी यहाँ की रानी। मेरी बेटी, जिसे देवराज अपनी मानता है, जबकि ऐसा तो कुछ है ही नहीं। इतना बोल वो हंसने लगती है और उस रात को याद करने लगती है जब उसने देवराज के साथ रात बिताने का सोचा था, लेकिन कर नहीं पाई। देवराज बेड पर लेटा हुआ था। काव्या उसे ऐसे देख मुस्कुरा दी। देवराज आधे होश में था और आधे नहीं। उसे सब धुंधला नजर आ रहा था। काव्या उसके करीब जाने लगी, लेकिन तभी उसका मन खराब होने लगा। वो अपने मुंह पर हाथ रखकर बाथरूम में चली गई और उल्टी करने लगी। 15 मिनट उल्टी करने के बाद काव्या ने खुद से कहा, फालतू में बाहर का खाना खा लिया
और अब फूड पॉइजनिंग हो गई। थोड़ी देर बाद मुंह धोने के बाद वो बाहर आई। वो देवराज की तरफ बढ़ गई, लेकिन तभी उसका फ़ोन बज पड़ा। यह देख उसने गुस्से से कहा, कोई चैन से जीने क्यों नहीं देता। उसने फ़ोन उठाया और देखा कि उसकी डॉक्टर का कॉल है। उसने उठाया और अनमने ढंग से कहा, हाँ बोलो तन्वी। तन्वी ने कहा, काव्या तुम्हें फूड पॉइजनिंग नहीं है, बल्कि तुम प्रेग्नेंट हो। यह सुनते ही काव्या को झटका लगा। वो बोली, क्या बोल रही हो तुम तन्वी? तन्वी ने कहा, हाँ काव्या मैं सच कह रही हूँ, तुम प्रेग्नेंट हो, वो भी 1 महीने से। काव्या ने फ़ोन काट दिया। उसे याद आया कि उसके 1 महीना निकल गया है, लेकिन उसकी डेट नहीं आई। यह याद आते ही वो सिर पकड़कर वहीं सोफे पर बैठ गई। उसने खुद से कहा, अब मैं क्या करूँ? तभी उसकी नज़र देवराज पर पड़ी। उसे देख वो कुछ सोच मुस्कुरा दी। काव्या उठी। उसने देवराज के साथ अश्लील फ़ोटोज़ खींच लीं और बगल में लेट गई। अगले दिन देवराज वहाँ से चला गया। आगे जो कुछ हुआ वो आप सब जानते ही हैं। जयश्री के जाने के बाद काव्या से कोई ढंग से बात नहीं करता था, लेकिन 7वें महीने के एंड में काव्या की डिलीवरी हो गई। क्योंकि काव्या का बीपी लेवल स्टेबल नहीं हो रहा था, जिस कारण डॉक्टर को मजबूरन डिलीवरी करनी पड़ी। जूलिया के बचने के चांस 1% ही थे, लेकिन फिर भी वो बच गई और उसी वक्त शिमला में जयश्री की भी डिलीवरी हुई थी। सब कुछ याद करके काव्या ने खुद से कहा, यह परिवार कितना बड़ा पागल है। किसी और की बेटी को अपनी बेटी बना लिया। इतना बोल वो हंस दी और सो गई। आखिरकार वो दिन भी आ गया जिसका सभी को इंतज़ार था, लेकिन इस दिन की शुरुआत 3 लोगों के लिए अच्छी नहीं हुई। जयश्री चाहती थी कि वो आद्रिका को सुबह सुबह ही भेज दे, क्योंकि काव्या और उसका यही प्लान था। लेकिन उन पर कड़ी निगरानी होने के कारण आद्रिका महल से बाहर तो क्या, अपने कमरे से भी बाहर नहीं आ सकी। जयश्री अपने कमरे में परेशानी से इधर उधर टहल रही थी। तभी कमरे में देवराज आ गया। देवराज को देख एक पल के लिए जयश्री घबरा गई, लेकिन फिर उसने भाव को छुपा लिया। देवराज ने सीधा कहा, आपका भाई और माँ जी सही सलामत वापस अपने शहर इलाहाबाद पहुँच चुके हैं। कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। मेरे आदमी उनकी निगरानी के लिए वहाँ हैं। देवराज की बात सुन जयश्री चौंक गई। देवराज ने आगे कहा, और पूरे गांव में हमारे आदमी तैनात हैं। आपको किसी फिक्र लेने की ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर जयश्री और ज़्यादा चौंक गई। देवराज ने फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, एक बार बताया तो होता, क्या हम आपकी मदद ना करते। आप ये देखकर हमसे दूर नहीं गईं कि हमने काव्या के साथ रात बिताई। ये देखकर गई थी कि आपको एक रानी होने का फ़र्ज़ निभाना है। लेकिन एक बात बताइए श्री, क्या आपने पूरी तरह से रानी का फ़र्ज़ निभाया? अगर यहाँ की बागडोर हमने काव्या के हाथों में दे दी तो वो क्या करेगी, ये आप जानती भी हैं। अभी बात सिर्फ गांव की थी जिसे हमने बचा लिया, लेकिन फिर बात पूरे राज्य की आती। इसका दोषी कौन होता? काव्या नहीं, बल्कि आप। सभी आपको गलत समझते। जयश्री ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। देवराज ने कहा, खैर आप आद्रिका की मंगनी रोकने का सोचिएगा भी मत, क्योंकि रानी तो यहाँ की वही बनेगी। यह सुनकर जयश्री ने सिर उठाकर कहा, यह बात आप महाराजा बनकर कह रही हैं या बाप? देवराज उसे असमंजस में देखने लगा। जयश्री ने उसके भावों को समझते हुए कहा, अगर महाराज बनकर कह रहे हैं तो शायद आप ना समझ पाएँ, लेकिन अगर बाप बनकर कह रहे हैं तो शायद समझ पाएंगे। आदि इस शादी से खुश नहीं है। प्लीज़ ये मंगनी रोक दीजिए। मैं अपनी बेटी को नाखुश नहीं देख पाऊंगी। उसकी बात सुन देवराज बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। जयश्री वहीं सोफे पर बैठ गई। शाम 4 बजे आद्रिका का कमरा। आद्रिका को रेडी करने के लिए बाहर से पार्लर की लड़कियां आई थीं। आद्रिका भावहीन चेहरे के साथ बैठी हुई थी। उसे काफ़ी ज़्यादा बेचैनी हो रही थी और दिल की धड़कनें भी बढ़ी हुई थीं। वहीं दूसरी तरफ देवराज भी अपने कमरे में तैयार हो रहा था कि तभी उसका फ़ोन बज पड़ा। उसने देखा कि फ़ोन उसके आदमी विनय का है, जो कि अर्नब पर नज़र रखे हुए था। देवराज ने फ़ोन झट उठा लिया तो उसे सामने से विनय की दर्द भरी आवाज़ सुनाई दी। प्रणाम महाराज। उसकी ऐसी आवाज़ सुन देवराज घबरा गया। उसने कहा, क्या हुआ विनय, सब ठीक तो है? विनय ने कहा, महाराज हमें माफ़ करिएगा, हम आपके आदेश का पालन नहीं कर पाए। वो छोरा भाग गया। यह सुनते ही देवराज के होंठों पर मुस्कान आ गई। उसने फ़ोन काट दिया और अजय को फ़ोन लगा दिया।
अजय ने भी जल्दी से फ़ोन उठा लिया। देवराज ने कहा, तैयार रहो। देवराज फ़ोन काट देता है। देवराज मन ही मन बोला, स्वागतम। 2 घंटों बाद महल में गेस्ट आने शुरू हो चुके थे। देवराज और जयश्री सभी का स्वागत कर रहे थे। वहीं काव्या गुस्से से आग बबूला हुई पड़ी थी। कुछ ही देर में वहाँ अंश और उसका परिवार आ गया। अंश ने वाइट शर्ट के साथ ब्राउन पैंट पहनी थी। काफ़ी हैंडसम लग रहा था। थोड़ी देर में आद्रिका भी आ गई। आद्रिका ने गोल्डन कलर का हैवी लहंगा पहना था, वो भी हैवी ज्वेलरी के साथ। सभी उसे देख मंत्रमुग्ध हो गए। आज आद्रिका चाँद से उतरी अप्सरा ही लग रही थी, लेकिन फिर भी एक कमी थी और वो थी उसकी मुस्कान। उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। आद्रिका को अंश के बगल में खड़ा कर दिया गया। पंडित जी ने कहा, महाराज मुहूर्त हो चुका है। देवराज ने जयश्री से कुछ इशारा किया। वो मंदिर में चली गई। उसने सामने महादेव की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर कहा, सब आपके भरोसे है शिव जी। फिर वो वहाँ से अंगूठियों की थाल उठाती है और हाल की तरफ बढ़ जाती है। हाल में आकर वो जैसे ही अंगूठियों का थाल वहाँ खड़ी साधना को देती है, काव्या आगे बढ़कर नीचे से थाल उछाल देती है। धड़ाम की आवाज़ के साथ थाल नीचे गिर जाता है और अंगूठियाँ भी। सभी हैरानी से काव्या को देख रहे होते हैं। काव्या ने गुस्से से चीखकर कहा, ये मंगनी नहीं हो सकती। देवराज, आप हमें धोखा दे रहे हैं। पहले मेरा इस्तेमाल किया, फिर मेरी बच्ची को अपनाने से इनकार कर दिया, लेकिन आखिर में मान गए। लेकिन अब रानी की गद्दी पर बैठने का हक आंचल का है। अरे जयश्री तो आज तक यहाँ नहीं रही और ना ही उसकी बेटी। आद्रिका को क्या पता होगा यहाँ के नियम कानून के बारे में। आद्रिका से अच्छी रानी मेरी बेटी साबित होगी। तभी देवराज ने कहा, लेकिन काव्या, वो तुम्हारी बेटी है, मेरी नहीं। काव्या ने फिर चिल्लाकर कहा, महाराज मुकरिए नहीं, हमारे पास सबूत हैं उस रात के। देवराज ने फिर उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, और मेरे पास डीएनए रिपोर्ट है। यह सुनते ही काव्या सकपका गई। उसकी बोलती बंद हो गई। उसे ऐसे देख देवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ काव्या, बोलती क्यों बंद हो गई? फिर वहाँ खड़े लोगों से, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज मैं यहाँ एक कन्फेक्शन करने जा रहा हूँ, और वो यह कि काव्या मेरी पत्नी नहीं है। मेरी पत्नी तन से भी मन से भी जयश्री है, और आंचल बायोलॉजिकली मेरी बेटी नहीं है, लेकिन मेरे लिए वो बेटी से कम भी नहीं है। सभी देवराज की बात सुन सारा मामला समझ गए, और वहीं आंचल यह सब सुनकर सुन्न रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि असल सच यह है। उसे आज अपने आप से घिन आ रही थी कि वो किसी और की नाजायज औलाद है, जिसने एक हंसते खेलते परिवार को बिखेर दिया। उसने सोचा नहीं था कि उसकी माँ इतनी बड़ी लालची औरत है। तभी देवराज ने काव्या के गाल पर तमाचा जड़ दिया। काव्या सुन्न रह गई। देवराज ने कहा, मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन तुम्हारी हरकतें बिल्कुल भी वैसी नहीं हैं जैसी किसी औरत की होनी चाहिए। पहला थप्पड़ मेरे साथ इतना घटिया खेल खेलने के लिए। फिर उसने दूसरा थप्पड़ जड़ दिया। देवराज ने कहा, दूसरा थप्पड़ मेरे परिवार को बिखेरने के लिए। फिर एक और थप्पड़ जड़ दिया। देवराज ने कहा, तीसरा थप्पड़ मेरी पत्नी को बेबस करने के लिए। देवराज ने चौथा थप्पड़ जड़ते हुए कहा, आखिरी और चौथा थप्पड़ मेरी बेटी आंचल को गलत राह पर भेजने के लिए। फिर देवराज ने अपने किसी आदमी को कुछ इशारा किया, तो एक आदमी काव्या को वहाँ से उठाकर ले गया। देवराज फिर आंचल के पास गया। उसने आंचल का सिर सहलाकर कहा, तुम मेरी बेटी हो, तुम्हें किसी से भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आद्रिका है मेरे लिए, वैसे ही तुम हो। आंचल बिना कुछ कहे देवराज के सीने से लग गई। तभी साधना ने कहा, मंगनी की रस्म शुरू करें? देवराज ने सिर हिला दिया। रस्म शुरू हुई। जैसे ही आद्रिका अंश को अंगूठी पहनाने लगी, उसकी धड़कनें बढ़ गईं। उसके हाथ कांपने लगे, और तभी वहाँ एक आवाज़ गूंजी, रुको। यह आवाज़ आद्रिका के लिए बिल्कुल भी अनजानी नहीं थी। आद्रिका के होठों पर एक मुस्कान आ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। आद्रिका ने मेन गेट की तरफ नज़र उठाई तो वहाँ जख्मी हालत में अर्नब खड़ा था। उसने अंगूठी वहीं छोड़ी और दौड़कर जाकर अर्नब के सीने से लग गई। अर्नब ने भी उसे कसकर बाहों में भींच लिया। सभी अर्नब को देख रहे थे। देवराज के होठों पर एक लंबी मुस्कान थी। अर्नब ने आद्रिका को खुद से दूर किया और उसका चेहरा अपने हाथ में थामकर उसका माथा चूम लिया। अर्नब ने फिर आद्रिका का हाथ पकड़कर
उसे अपने पीछे किया। फिर अर्नब ने देवराज से कहा, लीजिए महाराज, मैं आ गया। अब आपको आद्रिका की शादी मुझसे ही करानी होगी। यह सुनकर देवराज ने कहा, तो रोक कौन रहा है? आद्रिका तो पहले दिन से ही तुम्हारी है। यह सुनकर सब असमंजस में उसे देखने लगे। देवराज ने हंसकर कहा, इतना आसान नहीं है राजघराने की लड़की से ब्याह करना अर्नब सिंह शेखावत। प्यार किया है तो मुश्किलों का सामना तो करना ही पड़ना था, और मैं भी तो देखना चाहता था कि किस हद तक जा सकते हो तुम मेरी बेटी को पाने के लिए। आखिरकार बाप हूँ मैं, मेरी खुशी तो उसी में होगी जिसमें मेरी बेटी की। यह सुनकर अर्नब हैरान रह गया। देवराज ने जयश्री से कहा, कोई प्रॉब्लम है आपको महारानी साहब? जयश्री ने नाम में सिर हिला दिया। देवराज ने फिर अर्नब से कहा, देखो भाई, यहाँ के राजा बनने जा रहे हो तो ढंग का पहन कर आओ। देवराज अर्नब को एक नौकर के साथ भेज देता है। देवराज फिर आद्रिका को अपने पास बुलाता है। देवराज उसके सर पर हाथ रखकर बोला, अब तो खुश है ना? आद्रिका बिना कुछ बोले देवराज के सीने से लग जाती है और कहती है, शुक्रिया पापा। पापा सुन देवराज की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे सीने से लगते देख उसके दिल को ठंडक मिल जाती है। फिर वो आद्रिका को खुद से दूर करता है और आंचल के पास जाकर उससे बोला, आंचल, अंत से हमने आपका रिश्ता पक्का कर दिया है। उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपको कोई दिक्कत है? आंचल एक नज़र खुद आद्रिका पर डालती है और फिर बोलती है, जैसा आप चाहें बाबा। यह सुनकर देवराज खुश हो गया। फिर कुछ ही देर में अर्नब आ गया। पहले आद्रिका अर्नब की मंगनी हुई और फिर आंचल अंश की। सभी खुश हो जाते हैं। आद्रिका को अर्नब मिल जाता है और अर्नब को आद्रिका। आंचल ने भी सिर्फ इसलिए अंश के लिए हाँ की थी क्योंकि अब वो अपनी माँ की तरह किन्हीं दो लोगों के बीच में नहीं आना चाहती थी। अब सब खुश थे।